गुड मॉर्निंग। आप पढ़ रहे हैं सिकंदर खान के साथ विज्ञान कक्षा 8 का 18वां लेसन वायु और जल प्रदूषण। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने वायु प्रदूषण के बारे में अध्ययन किया है कि वायु क्या है और वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग कैसे हो रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम उससे आगे के बारे में अध्ययन करते हैं कि वायु किस प्रकार से अन्य चीज़ों को प्रभावित कर रही है। देखिए, आज हमारा टॉपिक शुरू होता है ताजमहल एक विशिष्ट अध्ययन। देखिए, हम सब जानते हैं कि ताजमहल है वो दुनिया के अंदर मशहूर है और भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। लेकिन यह शहर अब प्रदूषित इतना हो रहा है कि इसका असर, आगरा के प्रदूषण का असर ताजमहल पर साफ नज़र आ रहा है। यानी विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि अगर ये सफ़ेद संगमरमर है वो इसी प्रकार बदरंग होता रहा तो मुश्किल है, क्योंकि वायु प्रदूषक इसको बदरंग कर रहे हैं। तो इसके बदरंग होने से हमें पता चलता है कि जो वायु का प्रदूषण है वो केवल सजीवों को प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि वो भवनों, इमारतों, स्मारकों, प्रतिमाओं, निर्जीव चीज़ों को भी प्रभावित कर रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, आगरा है, उसके चारों तरफ रबड़ शोधन संयंत्र लगे हुए हैं, स्वचालित वाहनों के साधन लगे हुए हैं, वो चल भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। रसायन, विशेषकर तेल शोधन कारखाने वहाँ हैं। ये उद्योग हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक है वो छोड़ रहे हैं, और ये गैसें वायुमंडल में आ जाती हैं। और वायुमंडल के अंदर जलवाष्प होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें जब वायुमंडल में आती है, जलवाष्प से क्रिया करती है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेती है, और यही अम्ल बरसात के साथ अम्लीय वर्षा बन के नीचे पृथ्वी पर बरस जाते हैं। तो बरसात के साथ इस प्रकार अम्लों का बरसना अम्लीय वर्षा कहलाता है। और अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर के इस स्मारक का संक्षारण होता है, वो कटता है। तो अम्ल वर्षा को संगमरमर का कैंसर या कोढ़ भी कहा जाता है। मथुरा तेल शोधन जो कारखाना है उससे उत्सर्जित होते हैं कार्बन या काजल के कण, वो निलंबित रहते हैं कण, और वो इस सफ़ेद संगमरमर पर चिपकते रहते हैं और इसको पीला करने के लिए अपना योगदान देते हैं। तो ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने पहल की है। उन्होंने बहुत से उपाय सुझाए हैं कि इस ताजमहल को किस प्रकार हम सुरक्षित रखें। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया है कि ताजमहल, तो वहाँ जो उद्योग हैं ताजमहल के आसपास के उद्योग, वो CNG, LPG जैसे ईंधनों का उपयोग करें। कितना शानदार अपने को दृश्य दिखाया गया। अपना गौरव की बात है कि अपने इस प्रकार का स्मारक हमारे देश को नसीब हुआ है, जो पूरी दुनिया के अंदर एक अजूबा है और पूरी दुनिया के अंदर अपने को मशहूर किए हुए। तो उसका बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने CNG, LPG जैसे स्वच्छ ईंधनों का यहाँ इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा यहाँ जो मोटर वाहन हैं उनको शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। तो ये ताजमहल को बचाने के लिए किए गए हैं, क्योंकि ताजमहल का आज का और पहले का अगर हम अवलोकन करें चित्रों का तो आज भी हमें अंतर साफ नज़र आ जाएगा। ये अम्ल वर्षा है वो केवल इमारतों को प्रभावित नहीं करती, वो पुलों को भी प्रभावित करती है और वो मिट्टी को भी प्रभावित करती है, और खेत की मिट्टी भी अम्ल वर्षा से प्रभावित होती है। अब बात करते हैं पौधघर प्रभाव। हम जानते हैं कि सूर्य से किरणें वायुमंडल में आती हैं। तो सूर्य किरणें वायुमंडल में आती है और वो वायुमंडल से गुजरने के बाद पृथ्वी से टकराती है, और पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग है वो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, लेकिन वो सारा अवशोषित नहीं करती है, वो विकिरणों का कुछ भाग ही अवशोषित करती है और बाकी भाग को वापस परावर्तित कर देती है, और वो वापस परावर्तित भाग अंतरिक्ष की तरफ लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है, वो जा नहीं पाता, और ये रुका हुआ भाग
जो पृथ्वी पर रुक गया है, तो ये विकिरणों का भाग पृथ्वी को गर्म कर देता है। यदि इसी प्रकार ये गर्मी बढ़ती रही तो मुश्किल हो जाएगी। यही क्रिया पौध घर में होती है, क्योंकि पौध घर के अंदर क्या होता है कि वहाँ एक छत बनाई जाती है ग्रीन, उस छत के अंदर सूर्य का प्रकाश आता है, लेकिन वो वापस नहीं जा पाता पूरी तरीके से, जिसके कारण उस घर का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। और यही क्रिया यहाँ हो रही है, ठीक है। जो सूर्य की किरणें हैं वो धरातल पर आ तो रही हैं, लेकिन टकरा के जो वापस आती है तो पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पाती। क्यों? कि वायुमंडल में वो कुछ किरणों को रोक लिया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके जाने के कारण यही विकिरण हैं वो उसको गर्म करते हैं और वो पौध घर प्रभाव के नाम से जाने जाते हैं। तो वायुमंडल के द्वारा जो विकिरणें वापस जा रही होती है, उन विकिरणों को कुछ को रोक लेना और वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना, ये पौध घर प्रभाव कहलाता है। और इस प्रक्रमण का होना भी बहुत ज़रूरी है, इस काम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन यही प्रक्रम अब समस्या बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो संकेत खतरे का है। अब बात आती है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों बढ़ रही है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि वायु एक घटक है और वायु घटक है, उसमें एक घटक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं, तो वो इसी गैस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वायु में ज़्यादा हो जाती है तो एक प्रदूषक की तरह काम करना शुरू कर देती है। अब बात होती है कि अब हम क्या करें। देखो, एक और तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में लगातार निकल रही है, ज़्यादा हो रही है। दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है। अब वन घट रहा है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली जाती है, वो वायुमंडल से कम ली जाएगी। क्यों? कि प्रकाश से पौधे करेंगे, भोजन बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, लेकिन अब उनकी मात्रा संख्या कम हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। तो वन उन्मूलन के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है। इसके कारण मानवीय क्रियाकलाप है वो इसके बढ़ने में योगदान देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को रोक लेती है और वायुमंडल में उसको जाने नहीं देती, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल का औसत तापमान बढ़ जाए, और औसत तापमान का बढ़ना विश्व उष्णन कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ठीक है। यानी जब धरातल पर विकिरणें आती हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं जा पाती, धरातल को अवशोषित करता है कुछ को और पूरी तरीके से वापस नहीं जाने देता, वो तो है ग्रीन हाउस प्रभाव। लेकिन यही विकिरणें जब धरती के तापमान को बढ़ा देती हैं और अपना तापमान ऊंचा करके जो असर दिखाती हैं, उसे विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ऐसी गैसें हैं वो जिम्मेदार हैं, और साथ ही साथ कार्बन डाई इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। इसलिए मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये पौध घर गैसें कहलाती है। अब बात उठता है कि ये विश्व उष्णन है वो हमारे लिए क्या एक संकट बन सकता है? बन सकता है तो कैसे बन सकता है? देखिए, विश्व उष्णन एक गंभीर संकट है। विश्व उष्णन के कारण समुद्र तल है वो आश्चर्यजनक बढ़ जाएगा। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो चुके हैं और भी हो जाएंगे। कृषि, वन, पौधे, जंतु सब इसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्णन से आशंकित हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जो विश्व उष्णन से प्रभावित हैं, रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में ही हैं, इसलिए एशिया पर संकट ज़्यादा है। हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट देखें तो उससे पता चलता है पौध घर गैसों को वर्तमान स्तर तक बनाए रखने के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है।
अन्यथा शताब्दी के अंत तक यदि 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ गया तो वो एक बहुत ही संकटकारी हो सकता है। इसलिए ये विश्व उष्ण हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर संकट है। विश्व उष्णन है वो पूरी विश्व की सरकारों के लिए एक सोचनीय विषय बन गया है। बहुत से देशों ने पौधगर गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अनुबंध किया है। यानी बहुत से देशों ने क्या किया है, पौधगर गैसों का उत्सर्जन कम हो इसके लिए अनुबंध किया है। तो पौधगर गैसें कौन सी है? मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पौधगर गैसें हैं। तो वो कम उत्सर्जित हो ऐसा उन्होंने अनुबंध एग्रीमेंट किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध या एग्रीमेंट है जिस पर बहुत से देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है, चूंकि हम जानते हैं अपनी एनसीईआरटी किताबों में 2 पात्र लगातार काम करते चल रहे हैं, पूछते चल रहे हैं, बुझो और पहेली। बुझो यह जानकर आश्चर्यचकित है कि पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी थोड़ी सी वृद्धि हुई है, लेकिन उसके भी इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो पहली उसे बताती है कि हाल ही के समाचार पत्रों में उसने ये भी पढ़ा है कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व उष्णन के कारण पिघलने शुरू हो गए हैं। अगर देखिए ये पिघलना जारी रहा तो वो पानी बनेगा और समुद्रों के जल स्तर को बढ़ाएगा, आसपास के तटीय क्षेत्रों को जलमग्न होना ही पड़ेगा। क्या किया जा सकता है? यानी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, देखो, प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं चली आ रही हैं और कथाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले दिल्ली संसार का सबसे प्रदूषित नगर था। यहाँ पेट्रोल, डीजल, उसे चलने वाले मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं दम घोटू था। वातावरण बहुत ज़्यादा विषैला हो गया था। वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। यानी वाहनों को सीएनजी से चलाया जाए, एलपीजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, शीशा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो दम घोटू वातावरण है वो कम हो सके। और इन उपायों द्वारा शहर की वायु है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी साफ हो गई। ठीक है, और हाल ही में हम अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया था ओड और इवन, यानी साधनों को सम संख्या और विषम संख्या के आधार पर अलग अलग दिन में चलाने का प्रावधान किया गया ताकि सड़कों पर कम वाहन आए। वो भी एक बहुत अच्छा उपाय था। इसी प्रकार हम और उपाय क्या कर सकते हैं कि दीपावली के दिनों में जो पटाखे चलाए जाते हैं उन पटाखों से वायु प्रदूषण होता है। हम बच्चों में इस प्रकार की जागृति पैदा करें, अभियान चलाएं कि वो पटाखों का बहिष्कार करें और वायु प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान दें। सरकार और अन्य एजेंसियां हैं वो विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता है उसकी नियमित मॉनिटरिंग करती है और इन आंकड़ों का उपयोग करके हम अपने मित्रों, पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। और हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ईंधनों के नए वैकल्पिक स्रोत है उनका पता लगाना होगा, उनका इस्तेमाल करना होगा। जैसे हमें सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हम हमारे आज के ईंधन से होने वाले नुकसान से वायु को बचा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम वाहनों की जगह, पर्सनल वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करें, साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पैदल चलें, तो हम वायु प्रदूषण है उसको बचा सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, रोक सकते हैं। हमारे थोड़े से योगदान के कारण पर्यावरण है उसमें विशाल परिवर्तन आ सकता है और वो अच्छा हो सकता है और हम पेड़ लगाकर इसमें और भी बड़ा योगदान दे सकते हैं। हमारे आसपास जो पेड़ लगे हैं उनको बचाने का काम कर सकते हैं, उनको पोषण प्रदान करने का काम कर सकते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि पौधे वायुमंडल के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, वायु को बहुत शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं और जीवन के लिए अनिवार्य अंग है, तो उसको
बचाए रखने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। और वन महोत्सव प्रत्येक साल जुलाई महीने में मनाया जाता है और प्रतिवर्ष इस महोत्सव के दौरान लाखों वर्ष लगाए जाते हैं। लेकिन हमें केवल इसी किसी वो अवसर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जब भी हमें मौका मिले हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम अपने दूषित होते वातावरण को बचा सकें। अब देखिए हमें एक आगे और पहली और बुझों की बात दी गई है। वो ऐसे स्थान से गुजरे जहाँ कुछ लोग सूखी पत्तियाँ जला रहे थे। देखो हम ऐसे स्थान को खुद भी देखते हैं और शायद हमारे द्वारा खुद भी किया गया होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम सूखी पत्तियां जलाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं एकत्रित हो जाता है और वो धुआं वहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशान करता है, उसके सांस में जाता है, उनको खांसी श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करता है। तो हमें अच्छा विकल्प क्या मिल सकता है कि ये जो हम जलाने का काम कर रहे हैं उस जलाने के काम को हम न करें। इससे अच्छा है कि उन बचे अवशेषों को कंपोस्ट पिट में डाल दें या गड्ढा खोद के डाल दें, वो अच्छे खाद के रूप में बदल जाएंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किसान भी अक्सर खेत के अंदर बचे खुचे अवशेषों को जला देता है और वो भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण का कारण बनता है। तो हमें किसानों को भी ऐसा न करने के लिए समझाना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें उस चीज़ को मिट्टी में दबा देने के लिए या कंपोस्ट खाद के लिए या हरी खाद को तैयार करने के लिए तैयार करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, ताकि वो वायुमंडल या वायु के एक हित में काम हो, वायु प्रदूषण का कारण न बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा ये टॉपिक इसके साथ पूरा करते हैं। शेष बचे लेसन को हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।